बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस में दरार की अटकलें फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आखिर क्यों, इसकी बानगी आपको बता देते हैं कि कल होने वाली एनसी की बैठक में कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बैठक बुलाई है और ये बैठक आपको बता दें कि श्रीनगर में होने वाली है। श्रीनगर में ये पार्टी विधायकों की अहम बैठक है। निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस को अभी न्योता नहीं मिला है, निमंत्रण नहीं दिया गया है। हालांकि गठबंधन सहयोगी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को अब तक बैठक का निमंत्रण नहीं मिलने से सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार कुछ निर्दलीय इंडिपेंडेंट विधायक जो हैं उनको आमंत्रित किया गया है, लेकिन कांग्रेस को अभी तक बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है, जिसे गठबंधन में मतभेद की अटकलें फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बड़ी बैठक है, निर्दलीय विधायकों को न्योता दे दिया गया है, लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से एनसी और कांग्रेस में दरार है, इसकी अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस को न्योता नहीं दिए जाने के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या दरार बढ़ती हुई जा रही है? जिस दरार को पाटने की कोशिश की जा रही थी, अटकलें फिर से तेज होती हुई नजर आ रही हैं और अटकलें इस बात को और हवा देती हुई इस चीज से लग रही हैं क्योंकि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्हें न्योता दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है पार्टी में, लेकिन कांग्रेस को इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बैठक को लेकर कोई न्योता निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो इस कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है, जिससे मतभेद एक बार फिर से गठबंधन में बन रही है। इसकी अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं? क्योंकि आपको बताएं, भले ही सरकार में कोई मंत्री कांग्रेस का नहीं है, लेकिन इन्होंने मतलब कांग्रेस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट है और ऐसे में इन दोनों के बीच गठबंधन कहा जा सकता है। लेकिन जिन कुछ मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस ने कहा कि वो मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे जब तक स्टेटहुड की वापसी के हवाले से किया गया वादा नहीं पूरा हो सकता। समीर भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ बैठक है, तो ठीक है कि ये बैठक में कांग्रेस को न्योता नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट विधायक है, एमएलए हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। तो कांग्रेस की से ये दूरी क्यों, समीर? आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच की जो खाई है लगातार बढ़ रही है। पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें तो उस पर जब उमर अब्दुल्ला सरकार वजूद में आई थी तो लग रहा था कि कांग्रेस भी, क्योंकि प्री पोल अलायंस हुआ था, तो वो इसमें मंत्रिमंडल में आएगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तब सिर्फ एक मंत्री उनका माना था कि हम सिर्फ एक मंत्री को पद दे सकता हूं। कांग्रेस में दावेदार एक्चुअली 3 लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रांग लोग हैं, उनमें से 2 तो बहुत ज्यादा है, तो दोनों को पद चाहिए था। तो उस पर बात नहीं बनी। फिर कांग्रेस ने कहा कि हम तब तक अब मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। उसके बाद कांग्रेस ने सेफ सीट मांगी थी जब राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की थी, नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, और स्टेटहुड के इश्यू पर भी कांग्रेस को जितना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब जो कल मीटिंग होने वाली है, अभी तक की जो खबरें हैं इसमें कांग्रेस को अभी तक कोई भी न्योता नहीं गया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये कह रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पार्टी के लेजिस्लेटरों की मीटिंग है, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि आपके 4 से 5 ऐसे विधायक जो कि इंडिपेंडेंट जीते हैं, जो कि पीर पंचाल से जीते हैं, जो कि बन्नी से हैं, इसी तरह से शोपियां से हैं, कई इलाकों से, वो तो जा रहे हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, उनको न्योता मिला है उमर अब्दुल्ला की तरफ से, लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है। कांग्रेस को जो न्योता नहीं दिया गया इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा तरजीह उमर
उमर अब्दुल्ला इस वक्त नहीं देना चाहते हैं, या कोई और भी इशू है। देखिए, कई लोग तो ये कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को इसलिए ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी को बहुत ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है नेशनल लेवल पे, जो नेशनल पॉलिटिक्स सब देख रहे हैं। तो कांग्रेस को डिस्टेंस में, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके एक्चुअली बीजेपी को खुश करने की कोशिश, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं। और कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला उनको ज्यादा इसलिए तरजीह नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सेंटर को खुश करके, बीजेपी को खुश करके कल स्टेटहुड मिलेगा, कल और फंड्स मिलेंगे, कल पावर्स मिलेंगे। क्योंकि सेंटर के साथ जब तक आप अच्छे रिश्ते नहीं रखते हो तब तक आपको आपकी सरकार अच्छी तरह से नहीं चल सकती है। तो उमर अब्दुल्ला इसीलिए कांग्रेस को इस वक्त, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है इससे बहुत दुखी हैं, बहुत उनको सेटबैक हुआ है, जो कल मीटिंग का हिस्सा नहीं वो बन रहे हैं। उनकी कहा यह जा सकता है, आपने जैसे कि समीर बताया कि ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस को दुख भी हुआ है, तो क्या ये माने कि कांग्रेस अपनी तरफ से कोई पेशरफ्त कर सकती है, कांग्रेस अपनी तरफ से कोई कदम उठा सकती है एनसी के फॉर्मली दूरी बनाने को लेकर? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा मैं आपको कहूं कि ये सेंट्रल कमांड पे डिपेंड है, सेंट्रल हाई कमांड पे डिपेंड है। और सेंट्रल हाई कमांड की जो फीलिंग आ रही है, मैंने कई नेताओं से बात की, तो सेंट्रल हाई कमांड ये कह रहा है कि देखिए, हमें लार्जर पिक्चर में देखना है, लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखना है, हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं देखना है। क्योंकि देखिए, इंडिया ब्लॉक में उमर अब्दुल्ला भी है, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना है। 29 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और राहुल गांधी उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। तो लड़ाई में अगर कई नेता जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल फोर्सेज हैं, जितने वो ज्यादा जुड़ेंगे, जितने वो ज्यादा अपने पास रहेंगे, तो वो आपके लिए ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना छोटा सा जनाधार है, छोटी पार्टी है, यूटी है जम्मू कश्मीर, लेकिन एक परसेप्शन जाता है और परसेप्शन के दायरे में कांग्रेस को लगता है कि अगर उमर अब्दुल्ला को अपने साथ ही रखा जाए, उमर अब्दुल्ला के साथ ही चला जाए, तो इस वक्त उनको कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि उनका नुकसान ये हो रहा है कि उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो थोड़ा दुखी दिख रहे हैं, लेकिन कल उनको समझाया जा सकता है, क्योंकि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत कांग्रेस को पड़ सकती है बीजेपी को रोकने के लिए। और उमर अब्दुल्ला, क्योंकि राहुल गांधी के उनके अच्छे संबंध भी है, एक दोस्ती का एक माहौल उनके हमेशा रहता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी या रिश्ते टूट जाएंगे, ऐसी संभावनाएं लगता नहीं है। लेकिन कल क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, ये हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति हमेशा संभावनाओं की खेल होती है। कल कुछ भी हो सकता है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन एज ऑफ नाउ कांग्रेस के एक बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि हमें लार्जर पिक्चर में बीजेपी को रोकना है, और बीजेपी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां हमें उनका जरूरत चाहिए, हमें उनको सपोर्ट भी देना, उनसे लेना भी। हालांकि तो ये कहा जा सकता है बड़े मकसद के लिए छोटे छोटे त्याग देने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं तैयार है। इससे लब्बे लुबाब यही निकल कर आ रहा है कि अगर हमें बड़े मकसद को फॉलो करना होगा या उसे अचीव करना है, तो हमें इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन कांग्रेस से दूरी बरती गई है, और इससे ये मामला निकल कर आ रहा है कि बड़े पर्सपेक्टिव से आगे लड़ने के लिए छोटे छोटे त्याग जरूरी हैं। ये कहीं ना कहीं एनसी इस फॉर्मूले पर काम करते हुए नजर आ रही है। तो हो सकता है कि कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर ज्यादा बयानबाजी ना करे, बड़ी बयानबाजी से दूर रहे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बैठक कल होने वाली है, ये साफ है कि कांग्रेस को इससे दूर रखा गया है और निर्दलीय जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, उन्हें बुलाया गया है। कई विधायक हैं जो इस बैठक में बुलाए गए हैं जो कल होने वाली है। तो बीजेपी के बाद अब जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के प्रवक्ता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नए चुने हुए प्रतिनिधि अपने नेतृत्व के रवैये और कामकाज से बहुत ज्यादा असंतुष्ट है। समझता है कि कुर्सी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है ही, उनकी अभी मेजॉरिटी मौजूद है, तो जब तक कुछ वहाँ से कुछ ब्रेकिंग आउट नहीं आएगा तो उस वक्त तो हम ये नहीं कहेंगे कि कुर्सी खतरे में है। लेकिन ये बात सही है, बिल्कुल दुरुस्त है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उनके अपने कुछ ऑनरेबल एमएलएज बहुत ही नाराज़ हैं, पार्टी से मुतनफिर हैं, पार्टी क़यादत के रवैये से नाराज़ हैं और बिल्कुल परेशानी के शिकार हैं कि उनको अपने इलाकों में जाकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर उनके भी मसले नहीं हो रहे हैं। लोग मिन हाइसुल कौम तो हैं ही मुश्किलात के दौर से गुजरते हुए, लेकिन ये जो ऑनरेबल एमएलए साहिबान हैं उनकी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो
अब एक बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एमएलए साहिबान हैं उनमें से सभी उतने जुर्रतमंदाना भी नहीं है कि जो अपनी पार्टी के कायदीन से आंख मिलाकर बात करेंगे। तो दूसरी तरफ से उनके जो कायद है डॉक्टर फारूक साहब, वो तो बड़ी जादुई ज़ुबान रखते हैं, जादुई अदाएँ रखते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को अपने ही साथ रहने के लिए माइल करेंगे। लेकिन अब ये कभी कभी इन मीटिंगों को ज़रा सस्पेंस में लाना, वो तो खुद इन्होंने काम किया, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया कि ईद के बाद कुछ बड़ा क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, कुछ धमाका खेज होने वाला है। और यहाँ से उनके जो हम मशवरा और हमराज जमात बीजेपी, उसके एलओपी साहब ने भी बता दिया कि हुकूमत शायद गिर रही है। तो मेरे ख्याल से जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समझती है कि कुर्सी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी हद तक नीचे आ सकती है और किसी भी हद तक जी हुजूरी में चली जा सकती है, इसलिए कुछ हमें नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा इनकलाब आने वाला हो गया, कोई तब्दीली आने वाली। कश्मीर अपनी पार्टी पिछले 4 बरसों से मुसलसल सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए हमेशा मुतालबा करते आई है यहाँ की तमाम सियासी पार्टियों से कि अगर हमें मरकज़ी सरकार से कुछ हासिल करना है तो वो बातचीत के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। नंबर 2, अकेले कोई पार्टी नहीं कर सकती है हासिल, क्योंकि जब तक हम सभी पार्टियाँ, जम्मू कश्मीर में काम करने वाली सारी सियासी पार्टियाँ एक मुश्तरका लाहे अमल, मुश्तरका मसाइल जो हमारे हैं उनको हल कराने के लिए एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कायम नहीं करेंगे, तब कुछ होने वाला नहीं है। ये जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी है जिन्होंने डोमिसाइल 15 सालों के लिए ज़मीन डोमिसाइल पॉलिसी लाकर ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बाकी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ किसने लाई? वो तहफ़्फ़ुज़ हमने लाया। तो अगर आवाम के लिए कुछ करना है तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसकी बिल्कुल सराहना करती है और ऐसे इक़दाम का सपोर्ट करती रहेगी, चाहे हमें उसमें बुलाए या न बुलाए, लेकिन हमारी हिमायत शामिल हाल रहेगी अवामी मफादात के पेश नज़र। यही जम्मू एंड कश्मीर पार्टी के सरबराह जनाब सैयद मोहम्मद बुखारी साहब का ऐलान भी है और उनकी हिदायत भी। हाजियों की पहली फ्लाइट आज दोपहर श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। इस उड़ान में 144 हाजी शामिल थे, जिनमें लगभग 50% पुरुष और 50% महिला हाजी थीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाजियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उनके सलाहकार नासिर असलम वानी, बडगाम के उपायुक्त अतहर आमिर खान, बडगाम के एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। डीसी बडगाम ने कहा कि वो इन हाजियों का स्वागत करके खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और उन्होंने उन सभी अधिकारियों की सराहना की जिन्होंने हज यात्रा को सुगम बनाने में सहयोग दिया। खूबसूरत, हर एक चीज बिल्कुल ठीक। ये सफर ही ऐसा होता है जिसमें मेहनत करनी होती है, सब्र करना ही करना होता है। उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा। ताउन सारा कुछ अच्छा रहा। लगेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो मगर फिर वो भी सॉर्ट आउट हो गया। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अच्छा ही हुआ। गवर्नमेंट का भी अच्छा रो रहा, वहाँ सऊदी गवर्नमेंट का भी, हर एक चीज अच्छी हुई। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का करम है। ये सही सलामत अपने घर वापस आए, हज का फरीजा अंजाम दिया। अल्लाह इनका हज कबूल करे। उनने जो वहाँ दुआएं की हैं वो अल्लाह ताला कबूल करे। इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि अपने साथ लगेज पूरा नहीं ला सके, लेकिन अभी जो ये फ्लाइट आई इसमें कुछ परसेंटेज जो है लगेज का इसमें आया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी यूनियन मिनिस्टर से ही बात उठाई है कि इनको नॉर्मल जो है लगेज अपने साथ लाने का जो है इजाज़त दी जाए। श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड हुई। 144 हाजी साहिबान इसमें थे, तो उनको रिसीव करने के लिए सीएम साहब भी आए थे और हम सब ने उनको रिसीव करके इस समय जो है अपने अपने घरों को यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। जिस तरीके से जाते समय भी बड़ा एक हैसल फ्री और कन्वीनियंट सभी का जो है अरेंजमेंट्स थे, तो उसी प्रकार से आते समय भी किसी भी हाजी साहिबान को कोई दिक्कत नहीं हो। प्रॉपर हेल्प डेस्क वगैरह भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी, एयरलाइन ने भी, प्लस हज कमेटी ने भी रखे हैं। यहाँ हज कमेटी की तरफ से जो स्टाफ वगैरह है, दे आर ऑल्सो डिप्यूटेड है। सो बड़ी खुशी होती है इनको आज रिसीव करते हुए। इनसे फीडबैक भी जो मिलता है, तो दैट्स आल्सो क्वाइट यूजफुल। किश्तवाड़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच मेलोडी टॉफियां बांटकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रतीकात्मक कदम का मकसद जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों और आम लोगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ की ओर ध्यान दिलाना है।
और विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जीवन यापन की बढ़ती लागत को लेकर सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि महंगाई ने घरों पर खासकर कम और मध्यम आय वाले परिवारों पर बुरा असर डाला है। उन्होंने अधिकारियों से कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने और लोगों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। सांसद सज्जाद अहमद किचलू ने सीबीआई जांच की मांग की है। जल विद्युत परियोजनाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया है उन्होंने और परियोजना कंपनियों की जांच की मांग उठाई है। इस वक्त आपको बताएं कि बड़ी खबर यह है कि सांसद की तरफ से, जिनका नाम सज्जाद अहमद किचलू है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। मांग ये की गई है, जल विद्युत जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इनका इल्जाम है कि कई गड़बड़ियां की गई हैं, इसीलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो जल विद्युत परियोजनाओं की जांच की मांग सांसद की तरफ से की जा रही है। सज्जाद अहमद किचलू ने ये मांग की है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच कराई जाए। जांच इसलिए कराई जाए क्योंकि जल विद्युत प्रोजेक्ट्स जो थे उनमें कई भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सांसद साहब नजर आ रहे हैं और कंपनी की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जल विद्युत प्रोजेक्ट्स की तो आप जांच कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिन कंपनियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी उन कंपनियों की भी जांच की जाए। तो किसी आम शख्स नहीं बल्कि सांसद की तरफ से ये मांग की गई है कि जो जल विद्युत प्रोजेक्ट्स थे, पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से उनमें गड़बड़ियां की गई हैं, उन गड़बड़ियों को जांच के लिए सीबीआई को जिम्मा देना चाहिए। ये मांग करते हुए एमपी सज्जाद अहमद किचलू नजर आ रहे हैं। सबसे पहला मसला यही होगा कि ये जो 5 पावर प्रोजेक्ट्स है, आप इसमें इंटरवीन करिए। हालांकि इस वक्त सारा ये एलजी का खाता है, इंटरवीन करिए। और जो आपने इलेक्शन में कहा था कि भाई जितने भी यहाँ के जो बेरोजगार है उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है एंगेज किया जाएगा। 5 प्रोजेक्ट जो है, अब पहले 4 थे, 5वां भी आ गया। 5 प्रोजेक्टों में अगर मुझे प्लानिंग अफसर बिठाएंगे ना, मैं पूरे चिनाब के बेरोजगार जो है उनको भर्ती कर दूंगा, एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। राजौरी से बड़ी खबर दे रहे हैं। राजौरी में 11वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल में आतंकियों की तलाश जारी है। 2 से 3 कहा जा रहा है कि आतंकी जंगलों में छिपे हुए हो सकते हैं। घने जंगल और दुर्गम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजौरी की है, जहां पर दुर्गम इलाकों में और घने जंगलों में इस वक्त फोर्स की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। और ये 11वां दिन है सर्च ऑपरेशन का कि जंगलों में तलाशी अभियान लगातार जारी रखा हुआ है। 11वें दिन भी जंगल में आतंकी छुपे बैठे हैं और कहा जा रहा है कि इस जंगल में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए घने जंगल और दुर्गम इलाकों को खंगाला जा रहा है कि कहीं छिपे बैठे आतंकी कोई किसी तरह की नई स्ट्रैटेजी के साथ तो नहीं छिपे हैं। इन तमाम बातों पर नजर रखते हुए इस वक्त आतंकियों की तलाश इन घने जंगलों में जारी है। जैसा कि तस्वीर आप देख रहे हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुर्गम इलाका है और घने जंगल है। ऐसे में सुरक्षा बलों को भी बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ रही है, क्योंकि घना जंगल जब होता है तो इसमें आतंकी आसानी से छिपने की जगह ले सकते हैं और इसीलिए सतर्कता बरतते हुए 11वें दिन भी आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन राजौरी में जारी है ताकि आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से खबर है कि वहां पर जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मॉक ड्रिल की गई है। एनएसजी, एसओजी, पुलिस और एसडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की है। आपातकालीन, जी हाँ, इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति, आतंकी घटना या बड़े संकट के दौरान विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करना और इनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। अभ्यास के दौरान बचाव और राहत कार्यों, घायलों को सुरक्षित निकालने, तुरंत इलाज के लिए सहायता पहुंचाने और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया गया। आबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है और इस मॉक ड्रिल का मकसद एक ही है कि कभी भी अगर आपात स्थिति यहाँ पर सामने आती है तो उसे किस तरीके से निपटना है और उसी के साथ साथ आपसी तालमेल कैसे रहेगा सुरक्षा बलों का, ये चीज़ इसमें दर्शाई जाएगी। और बात करें
तो इसमें एनएसजी और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर भाग ले रही हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसी के साथ साथ मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो दमकल विभाग की गाड़ियाँ हो, यहाँ पर वो इस मॉक ड्रिल में हिस्सा ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ बात करें तो कभी भी अगर आपात स्थिति यहाँ पर आती है तो उससे किस तरीके से निपटना है वो चीज़ इस मॉक ड्रिल में दर्शाई जाएगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा। पुंछ में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर फेंसिंग के बसे लोगों के लिए फेंसिंग गेट्स पर आधुनिक आवागमन जांच प्रणाली स्थापित की है, जिसमें बैग, आधुनिक एआई आधारित बैग स्कैनर, ग्रामीणों के लिए फुल बॉडी स्कैनर और आवागमन जांच प्रणाली शुरू की है, जिससे फेंसिंग के आगे बसने वाले ग्रामीणों की आवाजाही आसान हो गई है। नई डिजिटल प्रणाली से लोगों की त्वरित और सुरक्षित पहचान संभव हो रही है, जिससे गेट्स पर लंबी कतारों और जांच में लगने वाले समय में काफी कमी आई है, जिसे लेकर पुंछ जिले में फेंसिंग से आगे बसने वाले लोगों ने भारतीय सेना का आभार जताया है। हमने डिफेंस के जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उन पे बहुत सारा काम किया हुआ है। तो जब हमने यहाँ पे भारतीय सेना को अप्रोच किया कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, सीमा पे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनको लेकर हमने काम किया और उनको बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है सर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो बैगेज स्कैनर है, बैगेज स्कैनर हमने दी हुई है। और ये बैगेज स्कैनर का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे आने जाने वाली जो पब्लिक है उनको बैग चेक नहीं हो पाते थे, क्योंकि खोल के देखना पड़ता था बार बार, उनका टाइम बर्बाद जा रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे एक डिफेंडी भी है, जिससे कि मतलब जाने वाले के शरीर में मतलब क्या लेके जा रहा है वो चेक नहीं हो पा रहा था। तो हमने DFMD और बैगेज स्कैनर यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। और हमारे बैगेज स्कैनर की एक खासियत है सर कि कोई भी अगर बैग जाएगा तो उसमें जो भी सामान आता है उसका लिखा हुआ आ जाता है सर। पूरा स्क्रीन पे सारा मतलब शो होता है कि कौन सा आइटम जा रहा है और क्या क्या है उसके अंदर सर। बहुत बड़ा फायदा है जी, टाइम नहीं लगता, बहुत शांति, अच्छा। और खबर भलेसा, जहां पर सड़क हादसा हुआ, दुर्घटना का शिकार हुआ इको वाहन। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं और 4 घायल लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भलेसा से आपको दे रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा हुआ है, दुर्घटना का शिकार हुई एक इको वाहन और हादसे में बताया जा रहा है कि 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है और इनमें से 4 घायल लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हादसा पेश आया। तो भलेसा में सड़क हादसा हुआ है, फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर जानकारी उनसे ले लेते हैं। फिरदौस, कब और कैसे ये हादसा हुआ और जो 4 की हालत गंभीर है, क्या उन्हें कहीं रेफर करने की बात सामने आ रही है? जी समा, देखिए ये इग्निस गाड़ी थी, ये गुंदो टुवर्ड्स ग्वाड़ी भलेसा जा रही थी और बिल्कुल जो SDH गुंदो उसके बिल्कुल नियर बाई में ही ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर जो है वो एक शॉर्ट करो में जो है गाड़ी जो है इग्निस गाड़ी लगभग 200 फीट के करीब नीचे एक गहरी खाई में जा गिरी। तो अभी जो हमारे पास ताजा रिपोर्ट, क्यों अभी हम बिल्कुल स्पॉट पे मौजूद हैं और जिन जख्मियों को 4 जख्मियों को जो है हॉस्पिटल SDH गुंदो लाया गया है, वहाँ इलाज मुआवजा चल रहा है और जिसमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस और जितने भी लोकल वॉलंटियर्स हैं उन्होंने उन जख्मियों को जो है SDH गुंदो में लाया है। लेकिन अभी 1 या 2 को ऐसा लग रहा है कि उन्हें शिफ्ट किया जाएगा GMC डोडा के लिए, क्योंकि उनको मल्टीपल इंजुरीज हैं। उनको कोशिश की जा रही है यहाँ फर्स्ट एड, एक एडवांस ट्रीटमेंट देने के बाद जो है उनको SDH गुंदो GMC डोडा लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं खिताई चनाब में हादसा जो इस गाड़ी में कितने यात्री सवार थे, इसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आ पाई है क्या? जी सना, देखिए बताया जाता है कि लगभग 5 के करीब लोग थे। एक जो ड्राइवर है वो बिल्कुल स्टेबल बताया जाता है और 4 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिनमें मल्टीपल इंजुरीज, जो 2 पैसेंजर थे उनको अभी इलाज मुआवजा चल रहा है। पुलिस जो है स्पॉट पे है, पुलिस लोकल्स और पुलिस NGOs ने उन्हें जो है रेस्क्यू किया है। लेकिन अभी बताना कबल वक्त है कि कितने लोग जो हैं इसमें, क्योंकि यहाँ जो है अभी बिल्कुल बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ बताया जाता है कि एक
एक दो जख्मियों को अभी लाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये हिली टेरेन है, यहाँ जब गाड़ी नीचे चली जाती है वहाँ रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोकल बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऐसे में देखिए, आपने बताया कि 200 से ज्यादा गहरी खाई फीट में ये गाड़ी गिरी है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाए कि रेस्क्यू कितना खतरनाक होता है, रेस्क्यू करना भी। और बड़े ही उत्तेजित यहाँ पर लोगों को देखा जाता है। कई मकामी, जैसा कि फिरदौस ने बताया कि मकामी लोगों का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, 4 घायल हैं। इस पूरे हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट पर ड्राइवर ने स्पीड धीमी नहीं की, इसकी वजह से यह हादसा हुआ और गाड़ी खाई में जा गिरी।